नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान अकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारा चर्चा का विषय है मेरे प्यारे साथियों, एक करंट का टॉपिक से रिलेटेड है। करंट का टॉपिक क्या है? तो करंट का टॉपिक अरावली है। अरावली खबरों में क्यों है? अरावली बचाओ हैशटैग अभियान क्यों चलाया जा रहा है? हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अरावली को। अरावली अरावली पर्वत को मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ने से पहले एक शॉर्ट ब्रीफ देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। तो अरावली पर्वत में मेरे प्यारे साथियों, इसकी विशेषता क्या है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अरावली का विवाद क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नवंबर में 2025 में ऐसा कौन सा रिपोर्ट था जिसको लेकर इतना विवाद हो चुका है। अरावली का महत्व क्या है? अरावली का मेरे प्यारे साथियों महत्व क्या है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अगर अरावली नष्ट हो जाती है तो उसकी दुष्परिणाम क्या हो सकता है, हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। और समाधान और मांग पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये अरावली के इतने टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक कोटेशन के साथ में। मनुष्य उसका इतिहास मिटाने चला है, मनुष्य उसका इतिहास मिटाने चला है जिसका इतिहास मनुष्य से पहले का है। मेरे प्यारे साथियों, अरावली का जो इतिहास है 570 मिलियन वर्ष पहले का है। अरावली का इतिहास 570 मिलियन वर्ष से है। और अरावली मेरे प्यारे साथियों अब जो वर्तमान में है वो एक अपशिष्ट पर्वत के रूप में रह गया है। यहाँ मानव का इतिहास 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले का है, वहीं अरावली का इतिहास 570 मिलियन वर्ष पहले का है। उसी का इतिहास मनुष्य मिटाने के लिए चला है जिसका इतिहास मनुष्य से पहले का है। ठीक है, अरावली जो है मेरे प्यारे साथियों अब एक अपशिष्ट पर्वत के रूप में बच गया है। ठीक है, अपशिष्ट पर्वत के रूप में। मेरे प्यारे साथियों, इतने दिनों से अरावली क्या हो रहा है कि हवा और पानी के अपर्दन के कारण इसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो अरावली क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। और ये बहुत पुराना पर्वत है, जैसे कि हिमालय। हम लोग देखते हैं कि हिमालय हिमालय जो है मेरे प्यारे साथियों ये नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। हिमालय का जो हाइट है मेरे प्यारे साथियों अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, हिमालय का हाइट अभी भी बढ़ रही है, हिमालय जो है। लेकिन जो अरावली है ये 570 मिलियन वर्ष पहले का है। ठीक है, अरावली 570 मिलियन वर्ष पहले का है और बहुत प्राचीन पर्वत है। ये अवशिष्ट पर्वत है। हवा और पानी के अपर्दन के कारण इसमें क्या हो गया, ये अरावली का कटाव हुआ, पर्दन हुआ, इसका इरोजन हो गया। तो ये अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली को जाना जाता है। लेकिन हिमालय जैसे पर्वत है मेरे प्यारे साथियों, ये नवीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। इसका उत्थान हो रहा है और इसका ऊंचाई बढ़ रहा है। लेकिन अरावली जैसे पर्वत का ऊंचाई अब नहीं बढ़ रहा है, इसका अब क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। धीरे धीरे इसका अपर्दन हो रहा है, हवा के कारण, पानी के कारण, धूल कण यहाँ से उड़ने के कारण क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। ठीक है, तो ये अरावली जो है मेरे प्यारे साथियों एक पर्वत नहीं है, ये भारत का एक रक्षा प्रहरी का रूप में भी काम करता है। अरावली पर्वत जो है ये भारत का रक्षा प्रहरी के रूप में काम करता है। तो अरावली का जो है मेरे प्यारे साथियों गुजरात से प्रारंभ होता है और ये दिल्ली तक पहुंचता है। ठीक है, गुजरात से प्रारंभ होकर ये दिल्ली तक जाती है। गुजरात में कहाँ शुरू होती है मेरे प्यारे साथियों अरावली का? तो गुजरात में शुरू होती है पालनपुर से। पालनपुर गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है। कितने स्टेट से होकर अरावली गुजरती है? तो अरावली मेरे प्यारे साथियों 4 स्टेट से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अरावली का जो मेरे प्यारे साथियों कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। अरावली का कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर से लमसम वो राजस्थान में है, जिसका 80% भाग जो है मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में इसका 80% भाग राजस्थान में है। अरावली का जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। अरावली का सबसे सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है मेरे प्यारे साथियों 1722 मीटर है। ठीक है, गुरु शिखर का जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। लेकिन अरावली का अगर हम औसत ऊंचाई मापते हैं, ठीक है, अरावली का अगर औसत ऊंचाई हम लोग देखते हैं, औसत ऊंचाई तो 930 मीटर है। ठीक है, 930 मीटर है। ऐसे एनसीईआरटी इसको मेरे प्यारे साथियों 1000 मीटर जिसकी औसत ऊंचाई मानती है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, उत्तर भारत का ये रक्षा कवच के रूप में कैसे काम करती है। अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है मेरे प्यारे साथियों, जो उत्तर भारत है उसका रक्षा कवच के रूप में ये कैसे काम करती है, हम लोग अब उस पर चर्चा करने वाले हैं। अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, उत्तर भारत का रक्षा कवच है। उत्तर भारत का रक्षा कवच इसलिए इसको माना जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल है, अगर ये अरावली पर्वत नहीं रहती तो गर्मी के दिनों में जो चलने वाली लू है, हवाएं हैं, वो क्या करती, अपने साथ धूल कण बाहर लाती है वहां से उड़ा उड़ा कर, और क्या करती है कि मैदानी क्षेत्रों में उसको बिखेर देती है। लेकिन जो अरावली को जो बीच में होने के कारण मेरे प्यारे साथियों, जब ये थार मरुस्थल से जो हवा चलती है, जब हवा चलती है अपने साथ धूल कण जो लेकर आती है, उस धूल कण को लाती है, और अरावली से अगर ये हवा टकराती है, ये क्या करती है, हवा का स्पीड को कम कर देती है, और जो धूल कण रहता है वो अपने पास जमा लेती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मरुस्थलीकरण को रोकती है ये। ठीक है, अगर ये अरावली नहीं रहती तो मरुस्थलीकरण का विकास हो जाता, हवा आती हर मरुस्थल से और सीधे उड़ के उत्तर भारत की ओर बढ़ती, उत्तर पूर्व भारत की ओर। ठीक है, उसका बाद क्या होगा कि धूल भरी आंधी और लू से हमें बचाती है, अरावली बचाने का काम करती है। मानसून को अरावली मेरे प्यारे साथियों, अरब सागर से जो मानसून आती है उसको प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली का ऐसी महत्व नहीं है मेरे प्यारे साथियों, अरावली का हर क्षेत्र में महत्व है, हर तरीकों से महत्व है। असंख्यक नदियों का स्रोत है अरावली मेरे प्यारे साथियों, असंख्य नदियों का स्रोत है। अरावली से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे कि साबरमती, साबरमती, लूनी, इन सब बहुत सारी नदियां हैं, जो कुछ कुछ नदियां अरावली से निकलती है। ठीक है, अब ये विवाद में क्यों है अरावली, विवाद में क्यों है, चर्चा में क्यों है अरावली, अरावली को लेकर अरावली बचाओ क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो अरावली बचाओ अभियान इसलिए चलाया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, एक रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, नवंबर 2025 में मेरे प्यारे साथियों, एक पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। ठीक है, जिसका नाम भूपेंद्र सिंह है। पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र सिंह के द्वारा एक नवंबर 2025 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, कहाँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, और उस रिपोर्ट को मेरे प्यारे साथियों सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लेती है। क्या करती है, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेती है। एक मामला था मेरे प्यारे साथियों, टी.एन. गोदा बर्मन केस। टी.एन. गोदा बर्मन केस में क्या था मेरे प्यारे साथियों कि इसमें था मेरे प्यारे साथियों क्या, टी.एन. गोदा बर्मन केस में, कि पर्यावरण का संरक्षण करना और अवैध कटाई पे रोक लगाना। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करना और अवैध कटाई पे रोक लगाना। लेकिन जो ये इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया मेरे प्यारे साथियों, इस रिपोर्ट में दो बात कही गई है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दो बात कही गई और इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसी को लेकर इतना ज्यादा विवाद हुआ। विवाद क्या था कि अरावली का मेरे प्यारे साथियों परिभाषा बदल दिया गया। अरावली को परिभाषा बदल दिया गया, क्या हुआ, अरावली का जो परिभाषा दिया गया मेरे प्यारे साथियों, कि अगर कोई भी अरावली पर्वत 100 मीटर से कम ऊंचा है तो उसको अरावली की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर बोला गया कि कोई पर्वत अगर 92 मीटर का है या 98 मीटर का है तो बोला गया कि अरावली पर्वत की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और एक परिभाषा क्या था मेरे प्यारे साथियों, पहले क्या था, पहला पहला परिभाषा था कि अगर कोई भी पर्वत अरावली है उसको 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, अगर 100 मीटर से अगर कम ऊंचा है तो उसको अरावली की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा परिभाषा क्या दिया गया मेरे प्यारे साथियों, कि अगर दो पर्वत के बीच में अगर 500 मीटर से ज्यादा गैप है तो अरावली की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा परिभाषा दिया गया कि अगर कोई भी पर्वत 500 मीटर से ज्यादा गैप है तो अरावली की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो पहला था मेरे प्यारे साथियों, अगर इस कानून अगर पारित हो जाता, या नियम अगर पारित हो जाता कि कोई भी पर्वत 100 मीटर से कम ऊंची है और अरावली की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, तो क्या होगा कि 90% जो अरावली है मेरे प्यारे साथियों, 90% अरावली है इस श्रेणी में आ जाएगी, और अरावली का क्या होगा, नष्ट कर दिया जाएगा। अरावली का क्या होगा, खनन चालू कर दिया जाएगा अरावली में। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों इस नियम को लेकर विरोध चल रहा है। इस नियम को लेकर विरोध चल रहा है कि अगर कोई मानते हैं कि पर्वत 98 मीटर है, ठीक है, 98 मीटर है, तो क्या अरावली की श्रेणी में नहीं आएगी, ये अरावली की श्रेणी में नहीं आएगी। इसी को लेकर विवाद है। ठीक है, इसी को लेकर विवाद चल रहा था, और ये क्या होना चाहिए, 500 मीटर से कम होना चाहिए गैप। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कागजों पर 90% अरावली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर इस नियम पास हो जाता है तो। ठीक है, अगर 100 मीटर का नियम लागू होता है तो राजस्थान का जो 90% पर्वत श्रृंखला है अरावली नहीं रह पाएगी।
इसमें क्या होगा कि इसका है कि वन संरक्षण अधिनियम और अवैध खनन रोक जैसे कानूनों को क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। फिर हम लोग मेरे प्यारे साथियों वन संरक्षण नहीं कर सकते, तो जीव जंतु उसमें रह रहे हैं उसका संरक्षण नहीं कर सकते, और यहाँ पे अवैध खनन भारी मात्रा में चालू हो जाएगी। इसी को लेकर मेरे प्यारे साथियों इतना विवाद हो रखा था। ठीक है, यह कानून पास नहीं होना चाहिए। अगर यह कानून पास होता है तो इसमें क्या होगा कि 90% जो अरावली का क्षेत्र है वो कहाँ चला जाएगा, खनन में चला जाएगा। और खनन माफिया मेरे प्यारे साथियों इस पर्वत को फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब ये कानून पास हो जाएगा तो अरावली से बहुत मात्रा में अवैध खनन चालू हो जाएंगे। जब रक्षक हट जाए तो अवैध खनन का खुला निमंत्रण मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों जब यह कानून लागू हो जाएगा, जब रक्षक अरावली को नहीं मिलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अवैध खनन का खुला निमंत्रण मिल जाएगा। खुला निमंत्रण मिल जाएगा तो फिर इसमें जोर शोर से अवैध खनन चलेगा, माइनिंग चलेगी। ठीक है, तो यह कानून सुरक्षा के बिना इन क्षेत्रों का अवैध खनन को रोकना असंभव हो जाएगा। यह केवल एक आशंका नहीं बल्कि तार्किक परिणाम है। सरकार के आश्वासन पर्याप्त नहीं है जब तक कि परिभाषा को आधिकारिक तौर पे बदला नहीं जाता है। ठीक है, बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि जब तक कि सरकार की परिभाषा को आधिकारिक तौर पे बदला नहीं जाता है तब तक ये अभियान चलता रहेगा कि अरावली बचाओ। ठीक है, अरावली मेरे प्यारे साथियों एक पर्वत नहीं है। ठीक है, जैसे कि भारत में पहला प्रभाव, अगर अरावली नष्ट हो जाती है मेरे प्यारे साथियों तो पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, तो पहला प्रभाव यही पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों कि थार मरुस्थल का उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। अगर ठीक है, ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत मेरे प्यारे साथियों क्या करती है, ये थार मरुस्थल है जिससे बचाव का काम करती है। ठीक है, जब यहाँ से धूल कण गर्मियों के दिनों में आगे बढ़ती है, हवा जब अपने साथ धूल कण बालू गाद मिट्टी लेकर अपने साथ चलती है तो ये क्या होती है कि उत्तर भारत की ओर, उत्तर पूर्व भारत की ओर आगे बढ़ने का कोशिश करती है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत की ओर जब आगे बढ़ती है मेरे प्यारे साथियों, जब ये अरावली क्षेत्र जो यहाँ है, अरावली क्षेत्र जो यहाँ है, ये इसको क्या करती है, इसकी हवा की स्पीड को कम कर देती है। ठीक है, स्पीड को क्या करती है, कम कर देती है। ये एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। अगर ये अरावली नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों तो ये क्या होगी, मरुस्थल से हवा चलेगी और सीधे उत्तर भारत की और पूर्व भारत की ओर हवा आएगी, और ये हवा आएगी उसके बाद क्या होगा कि मरुस्थलीकरण का बढ़ावा मिलेगा। यहाँ से मरुस्थलीकरण बढ़कर कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए सेकंड मैप में हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम अरावली पर्वत को हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर अरावली पर्वत को हटा देते हैं, यहाँ से क्या होगा, सीधे मरुस्थलीकरण किस ओर बढ़ेगा, उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। उत्तर पूर्व भारत की ओर क्या होगा, मरुस्थलीकरण का विकास होगा। तो यही मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने से अरावली पर्वत क्या होती है, रोकती है। तो पहला प्रभाव ये हो गया कि भारत में मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने से अरावली रोकती है। ठीक है, पहला महत्व मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे ये है। ठीक है, देखिए अरावली एक भौतिक अवरोध है जो कि थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता है। इसको नष्ट होने पर मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ेगा, क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। दूसरा प्रभाव क्या पड़ सकता है मेरे प्यारे साथियों, तो दूसरा प्रभाव पे हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा प्रभाव यह पड़ सकता है कि धूल भरी आंधियों और लू का प्रकोप बढ़ेगा। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों जो अगर डेजर्ट्स है, ठीक है, अगर थार मरुस्थल से डायरेक्ट धूल भरी आंधी और लू का प्रकोप चलता, हवा जब गर्म होगी ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर जब वो आंधी के रूप में चलेगी मेरे प्यारे साथियों, तो वो क्या होगी, उत्तर भारत की ओर क्या होगी, सीधे असर करेगी। जब वो सीधे असर उत्तर भारत की ओर करेगी तो वहां पे क्या होगा, लू का प्रकोप बढ़ेगा। लू का प्रकोप अगर बढ़ेगा तो जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। जनजीवन अगर अस्त व्यस्त होगा तो लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जो अरावली पर्वत है मेरे प्यारे साथियों, ये लू के प्रकोप से भी हमें बचाती है, और धूल भरी जो आंधी चलती है मरुस्थल से उससे भी हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अरावली इन हवाओं को गति को धीमी करती है और एक फिल्टर का काम करती है। इसके अलावा इसके बिना उत्तर भारत के शहर गांव सीधे गर्म लू और रेगिस्तान के चपेट में आ जाएंगे। ठीक है, जो उत्तर भारत है मेरे प्यारे साथियों, गर्म लू और रेगिस्तान धूल की चपेट में आ जाएंगे अगर अरावली पर्वत नहीं रहेगी तो। अरावली पर्वत का मेरे प्यारे साथियों कितना ज़्यादा महत्व है। सोचिए कि अगर अरावली नहीं होती तो क्या आज तक दिल्ली में की ओर जो जितने भी आंधी हवाएं चलती है वो क्या इतना सुरक्षित रह पाती, इतना सुरक्षित वहां पे गर्मी से बच पाती। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रभाव पे। तीसरा प्रभाव क्या है, तो तीसरा प्रभाव है मेरे प्यारे साथियों जल संकट। अगर अरावली का अगर नष्ट कर दिया जाता है, अगर अरावली को अगर नष्ट कर दिया जाता है तो क्या होगी, नदियां सूख जाएगी। नदियां सूख जाएगी मेरे प्यारे साथियों तो जल संकट उत्पन्न होगा। जल संकट उत्पन्न होगा तो कृषि संकट उत्पन्न होगा, और कृषि संकट अगर उत्पन्न होता है तो मानव संकट उत्पन्न हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ठीक है, तीसरा प्रभाव क्या है, तो जल संकट। जल संकट में क्या है कि सूखती नदियां और खत्म होता भूजल।
मेरे प्यारे साथियों, जब अरावली पर्वत खत्म हो जाएगी तो इससे निकलने वाली जो नदियां हैं उसका भूजल समाप्त हो जाएगा, उस नदियों का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। अगर नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो क्या होगा कि भूजल जो भंडारण है हमारा उस पे असर पड़ेगा, उस पे असर पड़ेगा तो मेरे प्यारे साथियों पर्यावरण पे असर पड़ेगा, पर्यावरण पे असर पड़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा कृषि है उस पे असर पड़ेगा। अगर कृषि पे असर पड़ता है तो क्या होगा कि मानव जीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। तो यही है कि भूजल पहाड़ों के अभाव में वर्षा पानी में जमीन में नहीं जा पाएगा, जिससे भूजल ग्राउंड वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या होता है कि पहाड़ के कारण जब बारिश होती है तो बारिश यहाँ होती है तो जो भूजल है वो जाकर नदियों में, वो तालाबों में जाकर इकट्ठा होती है, ग्राउंड वाटर जाकर मतलब ग्राउंड वाटर में इकट्ठा होती है। ठीक है, जब वो इकट्ठा होती है उसमें मेरे प्यारे साथियों तो क्या होता है कि जो भूजल का स्तर है वो मेंटेन रहता है। अगर ये भूजल का स्तर सूख जाएगा तो वाटर लेवल का जो जो वाटर लेवल है वो और नीचे चला जाएगा, वो क्या होगा और नीचे चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि भूजल संकट उत्पन्न हो सकती है। उसका बाद इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, तो संकट का दुष्चक्र क्या होगा, एक तबाही दूसरी को जन्म देगी। जैसे कि अगर जल संकट होता है, अगर जल संकट होता है तो कृषि संकट हो जाएगा, अगर कृषि संकट होता है मेरे प्यारे साथियों तो जीवन संकट हो जाएगा। या केवल पर्यावरण संकट नहीं है, या हमारे खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था था, हमारे अस्तित्व का संकट है। ठीक है, अरावली एक सिर्फ मेरे प्यारे साथियों एक पहाड़ नहीं है, अरावली कितने जीव जंतुओं का निवास स्थान है, कितने लोग का घर है। अरावली सिर्फ एक 100 मीटर का पहाड़ नहीं है, यह राजस्थान का स्वाभिमान है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों वीर गाथाओं की भूमि है, यह हमारी संस्कृति की पहचान है, यहाँ लाखों जीव जंतुओं का घर है। यहाँ अरावली के जंगल में ना जाने मेरे प्यारे साथियों, अरावली के जो पहाड़ है उसमें ना जाने कितने जीव जंतु निवास करते होंगे, उसका क्या होगा। अरावली सिर्फ मेरे प्यारे साथियों एक 100 मीटर का पहाड़ नहीं है, यहाँ क्या है, जीव जंतुओं का निवास स्थान है। ये क्या है, सुरक्षा कवच है हमारा। इसमें मेरे प्यारे साथियों आगे का रास्ता क्या हो सकता है, तो आगे का रास्ता है मेरे प्यारे साथियों कि शब्दों से नहीं कार्रवाई से समाधान होना चाहिए, मौखिक आश्वासन अपर्याप्त नहीं है। जब मेरे प्यारे साथियों अरावली अरावली बचाओ हैशटैग जब चलाया जा रहा है, उसका बाद क्या हुआ कि पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया कि मौखिक आकर आश्वासन दिया, तो मौखिक आश्वासन मेरे प्यारे साथियों अपर्याप्त नहीं है। संकट को समाप्त करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को चाहिए कि एक आधिकारिक सूचना जारी करे, ठीक है, जो कि स्पष्ट करे कि अरावली पुरानी परिभाषा से ही मान होगा, जो पहले का परिभाषा था मेरे प्यारे साथियों उसी परिभाषा से मान हो। 100 मीटर वाला जो नियम है वो लागू ना हो, ठीक है, उसे परिभाषा से हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का शंका का गुंजाइश ना रहे लोगों के मन में कि अरावली को 100 मीटर के परिभाषा से एकदम पूरी तरह से हटाया जाए। अरावली के भविष्य को कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर सुरक्षित करना होगा। अरावली का जो भविष्य है मेरे प्यारे साथियों उसको जमीन पे सुरक्षित करना होगा, कागजों पे नहीं। तो चलिए एक कोटेशन के साथ मेरे प्यारे साथियों हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कोटेशन क्या है कि रेगिस्तान को रोका जिसने हरियाली को थामा है, रेगिस्तान को रोका जिसने हरियाली को थामा है, अरावली के बिना कल सूखा ही हमारा ठिकाना है, अरावली के बिना कल सूखा ही हमारा ठिकाना है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।